Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा आज की पर्टिकुलर क्लास होगी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के दूसरे लेक्चर के ऊपर, जिसके अंदर हम बाकी के रिमेनिंग इंशाल्लाह क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। आज की क्लास में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आपको T21 की वैल्यू को फाइंड करना है, या फिर आसान भाषा में आपको A21 की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। आगे क्या कहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर आपसे आगे कह रहा है if the sixth term is 11, if the sixth term is 11, यानी कि आपको A6 की वैल्यू क्या गिवन है? 11 के बराबर। और आपको 15th टर्म की वैल्यू, 15th टर्म का मतलब क्या होता है? A15 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है? 47 के। आपसे कहता है कि भाई बकाया वैल्यूज को बताओ। देखो भाई, ये जो क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस 5 नंबर के अंदर पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बड़े मजे के क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिख दो आपको फाइंड क्या करना है। हमें क्या चीज फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T21। हमें क्या फाइंड करना है भाई? हमें टर्म 21 की वैल्यू चाहिए। वी हैव टू फाइंड द A21, यानी कि हमें टर्म 21 की क्या चाहिए भैया? वैल्यू चाहिए। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? अगर आप गौर से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको छठी टर्म की वैल्यू गिवन है और A15 की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि आपको चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर A21 की वैल्यू, मगर एग्जामिनर ने दो वैल्यूज आपको खुद से दी हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आप गौर से देखें, ए सिक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 11 के बराबर। A6 का मतलब क्या है? इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। किसके ऊपर ओपन होगा भैया? A6 का फॉर्मूला क्या होगा? A6 बराबर होगा A+5D के, यानी कि A+5D बराबर है किसके? 11 के। तो इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूँ। सर ये क्या काम करा कि आप दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? भाई देखो, A6 के अंदर मैंने A6 के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। किसके बराबर होता है A6 का फॉर्मूला? A+5D के। इक्वल टू के बाद 11 का 11 एज इट इज। अच्छा भाई, और सेकंड चीज हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? A15 की वैल्यू। A15 की वैल्यू क्या गिवन है भाई? A15 की वैल्यू गिवन है 47। तो A15 का अपना फॉर्मूला होता है, उसको एक्सपेंड कर दीजिए। A15 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस का 14D किसके बराबर होता है? 47 के। तो यहां से आपके पास सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहां से भाई क्या आ गई आपके पास? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन नंबर 1 भी ले ली, इक्वेशन नंबर 2 भी ले ली। क्लियर है मेरे प्यारे शहजादों? इस तरीके से आपके पास इक्वेशन 1 भी आ गई और इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब देखो, आपके पास एपी का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में बात लिखी हुई है। आपको एक टर्म की वैल्यू चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, एपी के अंदर कभी भी आपको अगर इक्वेशंस गिवन हो तो एक शॉर्ट ट्रिक अपने जहन में रखिएगा। इस शॉर्ट ट्रिक आपको आगे चल के बड़ी काम आएगी। एक शॉर्ट ट्रिक हमेशा अपने जहन में रखिएगा। अगर एपी का क्वेश्चन हो और आपको इस तरीके से इक्वेशंस गिवन हो, तो हमेशा इन इक्वेशंस को आप इधर प्लस या माइनस करवाओगे तो आपके पास ए या कॉमन डिफरेंस बहुत इजीली आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इस क्वेश्चन में आपको ओरिजिनली फाइंड तो A21 करना है, मगर एग्जामिनर ने आपको दो और टर्म्स की वैल्यूज बताई हुई हैं, ताकि ताकि हम लोग A21 को जब निकालें तो हमारे लिए चीजों को निकालना आसान हो जाए। सर ऐसा कैसे होगा? देखो, मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है A21। A21 का फॉर्मूला क्या होगा? A21 निकालने का मतलब क्या है कि A21 का फॉर्मूला होगा A+20D, यानी कि अगर मुझे A+20D मिल जाए तो वो A21 के बराबर होता है। तो भाई मुझे यानी कि A चाहिए और 20 चाहिए असल के अंदर, D चाहिए असल के अंदर, यानी कि अगर मुझे किसी तरीके से A और D मिल जाए तो मैं A21 की वैल्यू को इजीली निकाल सकता हूं। अब ये कैसे निकालेंगे? उसके निकालने के लिए हमें एग्जामिनर ने A6 और A15 की वैल्यू गिवन है, टर्म 6 और टर्म 15 की वैल्यू गिवन है। तो भाई देखो, टर्म 6 की वैल्यू क्या गिवन थी? 11, और टर्म 15 की वैल्यू क्या गिवन है? 47। तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इक्वेशंस बन जाएं तो हमेशा उन इक्वेशंस को प्लस या माइनस करोगे तो आपके पास ए और डी की वैल्यूज बहुत इजीली आ जाती हैं। कैसे? आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा, इन इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करवा दीजिए, प्लस माइनस करवा दीजिए। तो मैं और आप क्या करते हैं भैया? सिंपल तरीके से सबट्रैक्ट करवा देता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो भाई देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस का 5d इक्वल टू के बाद 11, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस का 14d इक्वल टू के बाद 47। दोनों इक्वेशंस को जब आप आपस में सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, a से a। देखो जब कभी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करवाते हैं ना मेरा बेटा, तो सबसे नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके तमाम साइंस क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट। तो देखो यहाँ पे a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपने सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को आपस में क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। जब प्लस के a से नेगेटिव का a क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। जब प्लस के a से नेगेटिव का a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल तरीके से देखिए 5 माइनस का 14d क्या हो जाएगा, 5 में से अगर आप 14 निकालेंगे ये बचेगा नेगेटिव का 9d। और यहाँ पे देखिए इक्वल टू के बाद 11 माइनस का 47, 11 माइनस का 47 क्या हो जाएगा, माइनस का 36। तो देखो माइनस से माइनस कट गया। सिंपल तरीके से यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/9। 36/9 का मतलब क्या है कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 4 36। तो आपके पास देखो सिंपली d की वैल्यू मिल गई। आपको क्या मिल गई मेरा बेटा, डी की वैल्यू मिल गई। यानी कि आपको जो टर्म्स गिवन थी A6 और A15, आपने सिंपल तरीके से उनके फॉर्मूलाज को ओपन करा। और चूंकि एपी का क्वेश्चन है और एपी के क्वेश्चन में हमेशा हम इक्वेशंस को प्लस माइनस करवा रहे होते हैं, अगर तो मुझे कोई टर्म की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या करा, सिंपल तरीके से उनको प्लस माइनस करवाया, तो हमें डी की वैल्यू मिल गई। और उस डी की वैल्यू को, अब इस डी की वैल्यू जो आपको डी की वैल्यू मिली है ना, इस डी की वैल्यू को आप इधर इक्वेशन नंबर 1 इधर इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी प्लॉट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये जो आपको डी की वैल्यू मिली है, इस डी की वैल्यू को आप चाहें तो इक्वेशन 1 में प्लॉट कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो इक्वेशन 2 में प्लॉट कर दीजिए, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा याद रखिएगा आसान इक्वेशन में प्लॉट करते हैं। आसान इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 है, तो इस डी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भैया, पुटिंग पुटिंग। भाई ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पेपर में आता है, तरीके से करना जरूरी है। पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। सही है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस का 5d इक्वल टू 11। तो d के अंदर d की वैल्यू को आपने प्लॉट कर देना है। d की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर। d की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर इक्वल टू के बाद 11। अच्छा भाई, तो क्या बन गया, a प्लस का 5 4 20 एज इट इज इक्वल टू के बाद 11। भाई ये प्लस का 20 वहां पे जाके 11 से क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 11 माइनस का 20। भाई 11 में से अगर आप 20 को निकाल दो तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 9 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, माइनस का 9 आ जाएगी। आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी d की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जब फाइनली आपके पास a भी आ गया और d भी आ गया, तो हमें ओरिजिनली इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें ओरिजिनली इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, जरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ओरिजिनली आपको इस क्वेश्चन के अंदर A21 चाहिए, जिसका मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने। तो अब a और d जो भी उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है उसको इक्वेशन a में पुट करेंगे ताकि A21 आ सके। यानी कि हमें ओरिजिनली इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, नाउ now finding A21। नाउ फाइंडिंग A21। भाई ओरिजिनली हमें 21 टर्म चाहिए थी ना, तो A21 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस का 20d, a प्लस का 20d। तो देखो a की वैल्यू क्या है, -9 प्लस का साइन 20 का 20, और d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, d की वैल्यू आई है 4 के बराबर। तो सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, देखो माइनस का 9 प्लस का 20 इंटू 4 का 4। सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। किसके बराबर आ रहा होगा भाई, 20 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 80। 80 माइनस का 9, सिंपल तरीके से आपके पास A21 का आंसर क्या आ जाएगा, 71। क्या आ जाएगा भैया, A21 का आपके पास आंसर 71। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है भाई, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार जल्दी से कोई रिवीजन दे देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भैया आपको T21 यानी कि A21 की टर्म की वैल्यू चाहिए, और एग्जामिनर ने आपको A6 और A15 गिवन था। यानी कि एग्जामिनर ने आपको A6 और A51 दिया हुआ है, A15 दिया हुआ है, और आपसे कह रहे हैं कि भाई
T21 की वैल्यू बताओ। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो जो वैल्यूज आपको गिवन है सबसे पहले आप उनको सिंप्लीफाई करते हो। आपको A6 और A15 गिवन है तो आपने क्या करना है, इनको एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड करके इनकी इक्वेशंस को लिखना है और सिंप्लीफाई कर देना है, दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करवाने पे फाइनली यहाँ से आपको क्या मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। आपको क्या मिल गई, डी की वैल्यू। जो भी डी की वैल्यू है उसको वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करोगे। प्लॉट करने के ऊपर आपके पास सिंपली ए की वैल्यू रिसीव हो जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको डी भी मिल गया और ए भी मिल गया तब आपने करना क्या है, तब आपने सिंपली अपने ओरिजिनली फॉर्मूले के अंदर, जब आपको ए भी मिल गया और आपको डी भी मिल गया, तब आपने फाइनली अपने ओरिजिनल जो चीज आपको फाइंड करनी थी उसके अंदर दोनों की वैल्यूज को प्लॉट करोगे और आपके पास सिंपल आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा A21। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपका क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए पढ़िए पहले जल्दी से, शाबाश तमाम बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करें। भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए कहता है विच ट्रम ऑफ द सीक्वेंस, क्या कह रहा है, विच ट्रम। अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी भी मैथ्स में लिखा हुआ आ जाए विच ट्रम, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जा रही है। यानी कि इसमें आपको फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कभी भी विच टर्म आ जाए ये जुमले का मतलब क्या है, एन, एन फाइंड करना है। तो भाई क्या कह रहे हैं एग्जामिनर, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और आगे आपको सीक्वेंस गिवन है, नेगेटिव का 15, नेगेटिव का 9, नेगेटिव का 3, डॉट 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 इज 75, इज 75। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -15, -9, -3, कॉमा 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 इज 75। यानी कि आपको सिंपली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मेरे प्यारे शागिर्दों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास एक सिंपल सा सीक्वेंस गिवन है, आपको इस सीक्वेंस के ऊपर कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से अपनी वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड क्या करना है पहले वो मालूम होना चाहिए। देखो कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए विच टर्म, तो इसके मायने क्या होते हैं, आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि भाई इस सीक्वेंस के अंदर तुम्हारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी कि तुम्हें एन की वैल्यू एक तो फाइंड करनी। ये तो मैंने आपको एक मजे की बात बता दी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ के भी आपको बात समझ में आ जाएगी कि देखो इस सीक्वेंस के अंदर आपको पहली टर्म गिवन है, दूसरी गिवन है, तीसरी गिवन है, और फिर डॉट 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 लिखा हुआ है और लास्ट टर्म गिवन है। अच्छा मैं एक और आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो मुझसे अगर पढ़ रहे हो ना तो आई एम अ टीचर जो कि नस्ट लेवल पे भी पढ़ाता हूँ, एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर भी, आईबी लेवल के ऊपर भी, फेडरल बोर्ड, ए लेवल्स बोर्ड भी। तो मैं आपको साथ से बड़ी मजे की शॉर्ट ट्रिक्स सिखा रहा होता हूँ। देखो यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन मार्क आ जाए ना किसी टर्म से पहले, कभी भी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म गिवन है। कभी भी आपके पास टर्म के बाद में क्वेश्चन मार्क गिवन है, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म है ये हमेशा। तो अगर आप इस सीक्वेंस को भी गौर से पढ़ो तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी सीक्वेंस के जरिए कि देखो आपको स्टार्टिंग की 3 टर्म्स गिवन है, बीच में गैप है और कह रहा है लास्ट टर्म बताओ कहां पे है। इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि भाई बताओ टोटल इस सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। या फिर आप इस जुमले से समझ लो, क्वेश्चन से समझ लो, क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ आ जाए कि विच टर्म, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई कौन सी टर्म इस सीक्वेंस की 75 है। आसान भाषा में अगर इस पूरे जुमले को तुम पढ़ो तो क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस 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 इज 75। यानी कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 75 है। आसान भाषा में यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से देखो छोटी छोटी बातें होंगी जिससे आप क्वेश्चंस को पहचानना सीखोगे। अब देखो आपने सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, बहुत सिंपल सा। सबसे पहले लिखो भाई तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, सही है। अच्छा उससे भी पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है तरीके से, इसलिए सॉल्व करेंगे। तरीके का मतलब क्या, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, स्टेप पे नंबर्स होते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स, वी हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स। देखो अगर मुझसे पढ़ लो तो हम तरीके से काम करेंगे सारे के सारे। वी हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स, वी हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स, आई ई देयरफॉर एन, यानी कि हमें एन की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा अब देखो ए इस सीक्वेंस में ए क्या गिवन है आपको, ए गिवन है -15 के बराबर, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, अच्छा ये फिगर आउट करना है कि भाई ये एपी का सीक्वेंस है या नहीं है, हमने फिगर आउट तो किया ही नहीं है, आपने मेरी बात पे यकीन कर लिया। तो आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं। डी क्या होता है भाई, डी होता है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म या फिर फॉरवर्ड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो माइनस का 9, देखो सेकंड टर्म क्या है -9, ये -9 फॉर्मूले का कॉमन डिफरेंस के, और फिर माइनस का 15, तो क्या बन गया, ये हो जाएगा
माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस का 15, -9 + 15 क्या हो जाएगा भाई, -9 + का 15, सिंपल तरीके से 6 के बराबर आ गया। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, 6। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। कैसे कि भाई यहाँ पे देखो फॉरवर्ड टर्म क्या है, -3, नेगेटिव का साइन, प्रीवियस टर्म क्या है, -9, तो -3 + 9 क्या हो जाएगा, यहां से भी 6 ही आएगा। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये सीक्वेंस एपी का है। कैसे, क्योंकि थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर कॉमन डिफरेंस सिमिलर है, दैट सिंपली मींस कि सीक्वेंस इसका होगा एपी का। देखो ये छोटी छोटी बातें मैं बार बार रिपीट करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आए ज्यादा बेहतर तरीके से। तो बेटा सिंपल तरीके से आपने करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ए की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से, और आपको डी की वैल्यू भी मिल गई है। कि आपके पास सिंपल तरीके से एग्जामिनर ने आपको इस सीक्वेंस के जरिए ए की वैल्यू भी दे दी और आपने डी की वैल्यू भी निकाल ली। अब देखो इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर आपको लास्ट टर्म भी गिवन है। अगर आप गौर से देखो तो सीक्वेंस के अंदर क्या गिवन है, लास्ट टर्म। और मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई कि कभी भी किसी नंबर के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है वो सबसे एंड वाली टर्म है, लास्ट टर्म है। तो इफ यू रिमेंबर कि हमने पढ़ा था कि ए एन का एक और नाम, ए एन या टी एन का एक और नाम क्या होता है, लास्ट टर्म भी इसको कहते हैं, इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, इसको एनटीएच टर्म भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लास्ट टर्म की वैल्यू भी मिल गई, जो कि किसके बराबर है, जो कि 75 के बराबर है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एन की वैल्यू को। आपको किस चीज को फाइंड करना है, आपको एन को फाइंड करना है। एज वी नो डेट, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है कि जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है, एज वी नो डेट हमें मालूम है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला है मेरा बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का n-1 इंटू डी। सही है ना भाई। देखो आपको ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू किसके बराबर है, 75 के बराबर है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 15, प्लस का साइन एज इट इज, एन का एन आपको फाइंड करना है, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास 6 के बराबर आई है। सिंप्लीफाई कर लो भाई, बेसिक मैथ से। अब तो देखो नेगेटिव का 15 है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, तो 75 प्लस का 15। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक माशाल्लाह से मिस्टेक करते हैं। कुछ बच्चों की मैथ्स इतनी खूबसूरत होती है, इतनी लेजेंड होती है, जिसका कोई मतलब कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर, कि वो 6 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है हम वह डिवाइड करवा देंगे। भाई अभी इसको छेड़ नहीं सकते, पहले आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करवाओगे। सही है ना, तो माइनस का 15 जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 15 बन जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली क्या बच गया, n-1 इंटू 6 का 6 एज इट इज। अब इस 6 को आप छेड़ सकते हो, तो 75 प्लस का 15 क्या हो गया, ये हो गया 80 प्लस 10 90, 90 बचा, इक्वल टू के बाद क्या है, n-1 इंटू 6 का 6 एज इट इज। तो मेरे प्यारे शागिर्दों अब देखो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 90 डिवाइडेड बाय 6 किसके बराबर होता है, 15 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 1 जार 6, और 6 के टेबल में 15 कहां पर, 6 के टेबल में 90 कहां पर आएगा, 15 के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 15 बच गया। इक्वल टू के बाद n-1 का n-1 एज इट इज रहेगा। तो आपके पास फाइनली n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 जब वहां जाएगा तो प्लस का 15 बन गया, तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस का 1 किसके बराबर आ जाएगी, n की वैल्यू 16 के बराबर आ जाएगी। तो फाइनली आपके पास n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 16 के बराबर आ गई। इस तरीके से फाइनली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो गया, और हमारे पास फाइनली हमारा आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है, आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। तो लास्ट में रिजल्ट देखो, रिजल्ट लाजमी लिखा जाता है, अगर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा तो रिजल्ट हर अच्छा बच्चा लिखेगा। तो लास्ट में आप लिख दो हैंस द एनटीएच वैल्यू, या हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स आर 16। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो कि भाई n की वैल्यू क्या है, 16, तो आप लिख दो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 16। सही है भाई, यानी कि आपको पता चल गया कि 75 कौन सी टर्म पे आ रहा है, 16th टर्म के ऊपर 75 मिल रहा होगा। इसी तरीके से देखो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी आपका होमवर्क है, पार्ट नंबर बी आपका ऑब्वियसली क्या होगा, होमवर्क होगा। पार्ट नंबर सी मैं करवा देता हूँ भैया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी देखो, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, मजे का क्वेश्चन है, चूंकि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मैंने बोला मैं करवा देता हूँ भाई, बच्चे जाके परेशान ना हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी क्या कहता है, कहता है कि भाई अगेन विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और आगे आपको सीक्वेंस गिवन है, -2, 4, 10, कॉमा डॉट 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 इज 148 किसके बराबर है, 148। सही है ना भाई। यानी कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -2, 4, 10 इज 158। अब देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक सी चीज है यार मेरे प्यारा शागिर्द, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। कि आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल इज डेट।
कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर अगेन आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि वी हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स। हमें सबसे पहले मालूम हो गया कि भाई हमें फाइंड क्या करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स। वी हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि मैंने सबसे पहले इस बात को क्लासिफाई कर दिया कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है, मैंने इस बात को लिख दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं। पहले नंबर के ऊपर अगर आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -2। आपके पास डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या प्रीवियस टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो भाई देखो 4 माइनस का साइन फॉर्मूले का और फर्स्ट टर्म का -2 एज इट इज, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस 6 हो गया, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 बन गया। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, 6। यहां से भी चेक कर लीजिए कि भाई 10 माइनस का 4, यहां से भी 6 ही आ रहा होगा। अच्छा भाई, और इस सीक्वेंस के अंदर आपको लास्ट टर्म क्या गिवन है, तो देखो ए एन की वैल्यू, लास्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे लास्ट सीक्वेंस सबसे लास्ट टर्म वाली वैल्यू को ए एन कहते हैं हम लोग। तो क्या गिवन है यहाँ पे, 148 के बराबर गिवन है, सही है ना भाई। तो हमने डेटा अपना पूरा डिजाइन कर लिया, हमें फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एन। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एज वी नो डेट। ये बेसिक मंजन बेटा लिखना जरूरी होता है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि भाई मैं अगर ना लिखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपने पेपर देना उसके अंदर इसके नंबर्स होते हैं बेसिक चीजों के, सही है ना। तो एज वी नो डेट लिख दिया, मेजर फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का n-1 इंटू डी, सही है ना भाई। एन की देखो वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है 148 के बराबर, इक्वल टू का साइन ए की वैल्यू क्या है, -2 प्लस का साइन एन फाइंड करना है, -1 एज इट इज, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 के बराबर है। देखो भाई ये -2 है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 148 +2 इक्वल टू के बाद n-1 इंटू 6 का 6 एज इट इज रहा, सही है ना भाई। तो 148 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 150 के बराबर, इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 6 एज इट इज। देखो भाई 150 को आपने डिवाइड करवाना है किसके ऊपर, 6 के ऊपर, क्योंकि भाई 150 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सिंपली 6 हो जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है, 25 के बराबर, इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है, n-1 एज इट इज। तो -1 को वहां भेजोगे तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +1। तो फाइनली n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 26 के बराबर। n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 26 के बराबर। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करनी थी n की वैल्यू, सीक्वेंस हमें गिवन था, हमने सिंपल तरीके से पूरे क्वेश्चन को क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। आपको सीक्वेंस गिवन है, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, लास्ट टर्म गिवन है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूले के जरिए निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है भाई, किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को इसमें कोई मसला, किसी भी बच्चे को इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। अच्छा तो भाई अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है 6 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर इंटू 11 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर, 16 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करने को कहा जाता है एनटीएच टर्म को। आपको फाइंड क्या करना है, एनटीएच टर्म की वैल्यू को या फॉर्मूले को या किसी भी चीज को एक्स वाई जी फाइंड आउट करना है। आपसे कहा क्या जा रहा है कि आपको एनटीएच टर्म, इस सीक्वेंस की जो एनटीएच टर्म है उसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। अब कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, देखो अगर आप और से सीक्वेंस को देखते हैं तो ये सीक्वेंस एक स्क्वायर बेस्ड सीक्वेंस है, यानी कि फर्स्ट टर्म पे भी स्क्वायर आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, सेकंड टर्म पे भी स्क्वायर आ रहा है 11 बाय 7 का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म पे भी स्क्वायर आ रहा है 16 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। और ये सीक्वेंस इन कंटिन्यूस के अंदर चल रहा है, सर इन कंटिन्यूस चले जा रहा है। हमें इस सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करें इस सीक्वेंस को, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, सो सबसे पहले मैं इस जुमले को लिख सकता हूँ कि वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू, हमें किस चीज की वैल्यू को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एनटीएच टर्म। हमने सबसे पहले इस जुमले को लिख दिया कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हमने लिख दिया कि भाई वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एनटीएच टर्म, वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एनटीएच टर्म, सही है ना भाई। आगे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं
कि भाई अब जरा गौर से मेरी जो बात को समझिएगा, आपके पास जो कंप्लीट सीक्वेंस आ रहा है इसमें हर टर्म के ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना भाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि अगर मैं इसको ओपन करके या स्क्वायर की फॉर्म पे सॉल्व करूं। चूंकि हर टर्म पे स्क्वायर आ रहा है तो क्या मैं अपने सीक्वेंस को ऐसे करके नहीं लिख सकता, 6/7 कॉमा 11/7 कॉमा 16/7 कॉमा डॉट 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 डॉट, और ये सीधा चलता जा रहा है। मैंने ऐसा क्यों करा? मैंने इसलिए ऐसा करा क्योंकि सीक्वेंस के अंदर हर टर्म पे स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इस स्क्वायर को सबसे लास्ट में कंसीडर करवा लेता हूँ भाई। क्योंकि हर टर्म पे स्क्वायर आ रहा है ना, तो अगर मैं अभी डायरेक्टली स्क्वायर को साथ साथ लेके चलूं तो हो सकता है मेरा सॉल्व करना बड़ा मुश्किल बन जाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात है ना यार, कि अगर मैं इस स्क्वायर को हर टर्म के ऊपर भी लगा लगा के चलूंगा तो ऑब्वियसली सॉल्व करना डिफिकल्ट बन जाएगा। और अगर मैं भी सारी टर्म्स पे से स्क्वायर हटा दूं और मैं एंड पे जब आंसर आ जाए उस पर स्क्वायर लगा दूं, तो बात तो आसान बन गई, वही बन गई ना मेरे प्यारे शागिर्दों। तो हमने क्या करा, हमने सीक्वेंस को थोड़ा आसान कर दिया, हमने स्क्वायर को रिमूव कर दिया। तो अगर मैं अब आपसे कहूं यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू देखो आ रही है 6/7। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म देखो 11/7 है, माइनस का फर्स्ट टर्म क्या है 6/7। क्या बन जाएगा, 11 में से अगर आप 6 निकाल दो तो ये बन जाएगा 5/7 के। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, 5/7। यहां से भी चेक करना चाहे तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, 16/7 में से 11/7 को माइनस करोगे तो 5/7 ही बच रहा होगा। तो आपके पास देखो फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, और हमें फाइंड करनी है एनटीएच टर्म। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एज वी नो डेट हमें चूंकि एनटीएच टर्म को फाइंड करना है, तो एनटीएच टर्म को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का n-1 इंटू डी, ए प्लस का n-1 इंटू डी, ए प्लस का n-1 इंटू डी। तो देखो हमें ए एन यानी कि एनटीएच टर्म के लिए फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या है, 6/7 है, प्लस का साइन n-1 एज इट इज। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, वो आ रहा है 5/7। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 6/7 प्लस का साइन n-1। अच्छा भाई, इसको अगर आप ओपन करवा लो, ओपन कैसे करवा लो, ये 5 तमाम टर्म से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5n-5, और होल डिवीजन में नीचे क्या आ रहा है 7। तो अगर आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, एलसीएम लेने पे बन जाएगा 6 प्लस का 5n-5। तो 6 में से अगर 5 चले जाएं, 6 में से अगर 5 चले जाएं तो ऑब्वियसली सी बात है भाई क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऊपर क्या आपके पास बन गया 5n प्लस का 1/7। तो फाइनली आपके पास ए एन के लिए आंसर क्या आ गया, 5n प्लस का 1/7। सही है ना, आपके पास फाइनली ए एन के लिए आंसर आ गया। मगर अब बात को जरा गौर से सुनिएगा, आपके पास जो आपने ये जिस सीक्वेंस पे आंसर निकाला है, ये अपने स्क्वायर के बगैर वाले सीक्वेंस पे आंसर निकाला है। हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस कौन सा था, ये वाला था। हमने अपने सीक्वेंस को इस सीक्वेंस में कन्वर्ट क्यों करा था, ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान बने। ओके, तो भाई देखिएगा आपको यहाँ पे बेसिकली ए एन की वैल्यू क्या मिल गई मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको यहाँ पे ए एन की वैल्यू मिल गई है 5n प्लस का 1/7। अब जरा बात को समझिएगा कि भाई हमने कौन सा सीक्वेंस लेके चले। हमारे पास ओरिजिनली जो क्वेश्चन गिवन था वो स्क्वायर बेस्ड फॉर्म पे गिवन था, मगर चूंकि हमने उसको आसान, क्योंकि तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा था, ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ एक टर्म पे स्क्वायर था दूसरी पे नहीं था। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, चूंकि तमाम पूरे सीक्वेंस की तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर था, इसीलिए हमने स्क्वायर के बगैर वाले सीक्वेंस को कंसीडर करते हुए जनरल टर्म फॉर्म कर ली। मगर हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो जनरल टर्म आई है स्क्वायर के बगैर वाले सीक्वेंस की आई है, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान बन गया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे लास्ट के अंदर फाइनली स्क्वायर लगा दूंगा। बात को जरा समझिएगा, स्क्वायर हमने क्यों लगाया है, ये स्क्वायर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनली सीक्वेंस था वो स्क्वायर बेस्ड था। मगर चूंकि हम अगर पहली टर्म पे भी स्क्वायर रखते हैं, फिर डी के ऊपर भी स्क्वायर लेके चलते हैं, तो हमारे लिए चीजों को सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना चूंकि डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लिया, जनरल टर्म की वैल्यू को, एनटीएच टर्म की वैल्यू को स्क्वायर के बगैर सीक्वेंस के ऊपर फाइंड कर लिया। अब अगर स्क्वायर के साथ सीक्वेंस में फाइंड करना है तो आसान सा चीज क्या करेंगे कि भैया जो भी जनरल टर्म की वैल्यू आई है उस पर स्क्वायर का इजाफा कर दिया। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, देन मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जो कि हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है स्क्वायर के साथ वाला, वो क्या सीक्वेंस है, वो है 6/7 के ऊपर होल स्क्वायर, कॉमा 11/7 के ऊपर होल स्क्वायर, कॉमा 16/7 के ऊपर होल स्क्वायर। तो इसकी जनरल टर्म हमें फाइनली क्या मिल गई,
इसकी जनरल टर्म हमें मिल गई 5n प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे? इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया कि भाई आपने करना कुछ भी नहीं है। अगर तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर अवेलेबल है तो आपने सिंपल तरीके से स्क्वायर के बगैर पहले अपने क्वेश्चन का जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एनटीएच की वैल्यू को फाइंड कर लिया, और उसके बाद आपने सिंपल तरीके से उस पर लास्ट में स्क्वायर को प्लेस कर देना है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे बताओ भाई इसमें क्या मसले की बात है, मुझे बताओ जरा इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मसले की बात, कोई मसले मसाइल? आई डोंट थिंक भाई इसमें कोई मसला होगा इंशाअल्लाह ताला किसी भी बच्चे को। इसी तरीके से जरा बात को समझिएगा। हमारे पास पेपर में एक और क्वेश्चन मौजूद है किताब के अंदर, और ये मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है इफ ए बी सी आर दी एलटीएच एमटीएच एंड एनटीएच टर्म ऑफ द एपी। क्या कहा, जरा गौर से जुमले को सुनो। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर ए बी सी क्या है, तुम्हारे पास एलटीएच एमटीएच और एनटीएच टर्म है एपी के अंदर, शो डेट आपको दो टर्म्स गिवन है, उनको शो करना है। सही है ना भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजे के साथ सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजे के साथ हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सही है ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 पार्ट 2 दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मगर चूंकि दोनों पार्ट्स में आधा क्वेश्चन सेम रहेगा, तो पहले मैं आपको बेसिक डायग्राम समझाता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन बहुत मजे का है, बिलीव मी बहुत मजे का है। आपको प्रूफ क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है इधर आपको ये वाली चीज प्रूव करनी है, a इंटू एम माइनस का एन, a इंटू एम माइनस का एन प्लस का b इंटू एन माइनस का एल प्लस का c इंटू एल माइनस का m प्लस का c इंटू एल माइनस का m इक्वल टू 0। या तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है, या फिर आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है l इंटू बी माइनस सी, एल इंटू बी माइनस सी प्लस का m इंटू सी माइनस का a प्लस का n इंटू ए माइनस का b इक्वल टू 0। ये आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भैया इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों चीजों को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। मगर ये चीज तो बात की कहानी है, हमें प्रूफ क्या करना है, असल टॉपिक क्या है इस क्वेश्चन का, उसको अपने जहन में रखना है। इस क्वेश्चन में आपको पहली जो लाइन गिवन है ना, असल चीज वही है कि भाई आपसे कहा जा रहा है ए बी सी आर दी एलटीएच एमटीएच एंड एनटीएच टर्म। ये असल जुमला है इस क्वेश्चन का। असल चीज क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये जुमला असल जुमला है कि जो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ना, आपको एलटीएच एमटीएच और एनटीएच टर्म की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ये असल चीज है। ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वी हैव टू प्रूव। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिख दो वी हैव टू प्रूव। यानी कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हम जुमला लिखें वी हैव टू प्रूव, और आपको जो भी चीज प्रूफ करने दी जा रही है आप उसको प्रूफ कर रहे हो, यानी कि ऑब्वियसली हमें इस चीज को प्रूफ करना है, तो आप इस चीजों को लिख दोगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर जो स्पेशल चीज गिवन है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो कह रहा है कि तुम्हारे पास ए बी सी क्या है, एलटीएच एमटीएच और एनटीएच टर्म है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है ए किसके बराबर है, ए बराबर है किसके, एलटीएच टर्म के। ए किसके बराबर है, एलटीएच टर्म के। बी किसके बराबर है, बी बराबर है एमटीएच टर्म के। बी किसके बराबर है, एमटीएच टर्म के। और सी किसके बराबर है, सी बराबर है एनटीएच टर्म के। सही है ना, मैंने बड़े तरीके से इन जुमलों को लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इनको एक्सपेंड करवाओगे। भाई एलटीएच टर्म का मतलब क्या होता है, एलटीएच टर्म का मतलब होता है एएल। एलटीएच टर्म का मतलब क्या होता है, एएल या फिर टीएल कह लो, है ना भाई। ये किसके बराबर आ गया, यानी कि एएल बराबर है किसके, ए के। इसी तरीके से एमटीएच टर्म का मतलब क्या है आपके पास, ए एम। ए एम बराबर है किसके, बी के। इसी तरीके से एनटीएच टर्म बराबर है किसके, सी के। यानी कि एनटीएच टर्म का मतलब क्या है, ए एन या टी एन कह लो, किसके बराबर है, सी के। अब इन फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करोगे। फॉर्मूलाज मैंने आपको सिखाए हुए थे, याद करो, पहले लेक्चर में आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, इसीलिए बताई थी कि भाई ए एल का फॉर्मूला कैसे ओपन करोगे। सिंपल तरीके से ओपन करोगे, क्या बन जाएगा, ए प्लस का, जहां एन आ रहा है वहां पे एल लिख दिया जाएगा, प्लस का एल माइनस वन इंटू डी, क्या बन जाएगा, प्लस का एल माइनस वन इंटू डी। और इक्वल टू के बाद ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। ओके। दूसरा फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, ए एम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी एम का जनरल टर्म फॉर्मूला ए एम के लिए क्या बन जाएगा भाई, ए एम टर्म का या एम टी एच टर्म का, ये बन जाएगा ए प्लस का
m-1 इंटू डी इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से क्या आ गया, बी का बी आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे ए एन के लिए फॉर्मूला खोल दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस का n-1 इंटू डी इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल सी का सी आ गया। तो आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर इन फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करवा लेना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करना है भाई, फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करवा लेना है। ये सबसे पहला काम है जो आप लोगों ने करना है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे शागिर्दों। क्लियर है भाई, ये सबसे पहला काम है जो आप तमाम लोगों ने करना है। आप लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूलाज को एक्सपेंड कर लेना है। आपने, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि भाई ए बराबर है किसके, एलटीएच टर्म के, बी बराबर है एमटीएच टर्म के, सी बराबर है एनटीएच टर्म के, तो आपने सिंपली फॉर्मूलाज सबसे पहले एक्सपेंड करवा लिया, ताकि कुछ भी करने से पहले हमारे हाथ में कुछ फॉर्मूलाज मौजूद हो। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। सही है ना भाई, यहां तक की बहुत सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें प्रूव करनी है, और क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशंस गिवन थी, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने उन कंडीशंस को एक्सपेंड कर लिया। अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा, हम लोगों ने सिर्फ कंडीशंस को एक्सपेंड किया है, और इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब फाइनली क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट कर। तो भाई आपने सिंपल तरीके से अपनी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। सही है ना भाई, इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 भी मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 3 भी मिल चुकी है। अब आपने काम क्या करना है, क्योंकि आपको दो बेसिकली टर्म्स को प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। देखो, अच्छा बच्चा वो होता है जो हमेशा इस चीज पे नजर रखे उसको क्या चीज प्रूफ करनी है। हमेशा याद रखिएगा, अच्छा बच्चा वही कहलाता है जो हमेशा जिस चीज को प्रूफ करना होता है उसको अपने जहन में रखे। देखो यहाँ पे आपको इस चीज को प्रूफ करना है, इसके अंदर a है, m-n है, प्लस का b इंटू n-का l है, प्लस का c l-का m है। इसी तरीके से सेकंड वाली चीज के अंदर पहले l है, फिर b-c है, फिर m है, जो भी xyz आ रहा है। यानी कि अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखो तो इसके अंदर इन तमाम टर्म्स के जरिए आपको एक बात तो बड़ी ऑब्वियसली समझ में आ रही है, और वो बात क्या है कि यहाँ पे इन दोनों टर्म जिनको आपको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, इसके अंदर तमाम वैल्यूज, तमाम इक्वेशंस मिक्स हो रही हैं। यानी कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, इनमें अगर और से देखो आप ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे आपको जो चीज प्रूफ करनी है उनमें ए बी सी कंबाइंड फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपको बेसिकली इक्वेशंस को आपस में सेपरेट करवाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, ताकि जिस चीज के बराबर प्रूफ करना है उसके बराबर प्रूफ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करवा के चेक कर लेते हैं, यानी कि मैं क्या कहता हूं, subtracting equation number 1 and 2, subtracting equation number 1 and equation number 2, subtracting equation number 1 and equation number 2। ओके, अब जरा और से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास पहले से मौजूद है a प्लस का l-1 इंटू डी, और इक्वल टू के बाद क्या है, यहाँ पे भी a मौजूद है। और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर आप और से देखें तो आपके पास मौजूद है a प्लस का b-1 इंटू डी इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है, b का b एज इट इज। सही है ना, सॉरी m-1 इंटू डी, क्या मौजूद है, m-1 इंटू डी इक्वल टू के बाद b। आप क्या करवा रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवाने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करवाने वाले हैं भाई हम। इक्वेशंस कभी भी सब्ट्रैक्ट होती है तो हमेशा याद रखिएगा कि उनके सबसे जो नीचे वाली टर्म होती है उसके तमाम साइंस क्या हो जाते हैं, तमाम के तमाम साइंस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो, इस प्लस के a से नेगेटिव का a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, l-1 इंटू डी माइनस का m-1 इंटू डी इक्वल टू के बाद क्या बचेगा, इक्वल टू के बाद बच गया a-b। बेटा आपने सिंपल तरीके से क्या किया, आपने जो डी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, डीएल माइनस का डी। और यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के बाद क्योंकि माइनस का साइन भी है और डी भी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का डीएम माइनस माइनस प्लस का डी इक्वल टू के बाद ए माइनस बी एज इट इज। तो भाई माइनस डी से प्लस का डी क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच गया, डी एल माइनस का डी एम इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, ए माइनस का बी। सही है ना भाई, इसको अगर आप तरीके से एक दफा लिख दो तो क्या बन जाएगा, बेसिकली ये आपके पास बन जाएगा, अगर मैं यहां से डी कॉमन ले लूं तो डी कॉमन लेने के ऊपर ही क्या बन रहा होगा, सिंपली एल माइनस का एम एज इट इज इक्वल टू के बाद ए माइनस का बी। ये आपके पास फाइनली एक नई इक्वेशन आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए, इसको आप क्या कह सकते हैं अपने लिए, इक्वेशन नंबर ए, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए। इसी तरीके से अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करा, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। इस तरीके से हमारे पास नई इक्वेशन एक फॉर्म हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर बी कहेंगे।
अब की बारी में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में सबट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इनको एक बार तरीके से जल्दी से नीचे लिख लेते हैं भैया। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 गिवन है हमें a प्लस का m माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बेशक सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इस बात को यहाँ पे लिख देंगे भाई। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवा देंगे, सबट्रैक्ट करवा देंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये सिंपल तरीके से गिवन है a प्लस का m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के बाद b, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, a प्लस का n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू c। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, a प्लस का n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के बाद c। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम लोगों ने क्या करवा देना है, सबट्रैक्ट करवा देना है। ओके, नो प्रॉब्लम। सिंपल तरीके से सबट्रैक्ट करवाने में मूव करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। सबट्रैक्ट करवाने के अंदर आपके पास हमेशा क्या होता है भाई, साइंस कन्वर्ट हो जाती है नीचे वाली इक्वेशन के। देखो a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रिमेनिंग टर्म्स बची, ऊपर से m माइनस वन इंटू डी माइनस का साइन n माइनस का वन इंटू डी बच गया, इक्वल टू के बाद क्या बचेगा, सिंपली b माइनस का c। आपने इनको एक दफा तरीके से लिख देना है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, देखो अगेन यहाँ पे d अंदर वाली दोनों टर्म्स आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, dm माइनस का d, और यहाँ पे देखो जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा, डी भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का एन डी माइनस माइनस प्लस का डी इक्वल टू के बाद बी माइनस का सी एज इट इज का एज इट इज। ओके, देखो भाई माइनस के डी से प्लस का डी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा डी एम माइनस का एन डी इक्वल टू के बाद बी माइनस का सी। यहां से भी अगर आप डी को कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली एम माइनस का एन इक्वल टू के बाद बी माइनस का सी। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर बी मिल गई। हमने जो ये काम करा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आपको यहाँ से बेसिकली क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर बी मिल गई। आपके पास इस तरीके से इक्वेशन ए भी आ गई, इक्वेशन बी भी आ गई। मैं जल्दी से आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि किसी बच्चे को अगर मसला हो रहा है तो सारा मसला क्लियर आउट हो जाए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी आप पार्ट्स को छोड़ दो, प्रूफ कैसे करना है उसके ऊपर ध्यान देना है कि हमें बेसिकली इन दोनों पार्ट्स को प्रूफ करके दिखाना है और इन दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है क्योंकि दोनों पार्ट्स के अंदर तकरीबन काम सेम होना है, इसलिए मैं आपको एक जर्नल सॉल्यूशन दिखा रहा हूं कि आप दोनों पार्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों पार्ट्स में एक ही काम होगा, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करवा रहा हूँ। कि आपने सबसे पहले लिख दिया कि वी हैव टू प्रूव, और जो भी चीज प्रूव करने के लिए आपने वो लिख दी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली गिवन है कि ए बी सी बराबर था एलटीएच टर्म के, एमटीएच टर्म के, एनटीएच टर्म के। इसका मतलब पहली वाली वैल्यू बराबर है एलटीएच टर्म के, बी वाली वैल्यू बराबर है एमटीएच टर्म के, और सी वाली वैल्यू बराबर है थर्ड टर्म के जो कि एनटीएच टर्म था। तो आपने सिंपली इनके फॉर्मुलाज को एक्सपेंड कर दिया, फॉर्मुलाज ओपन करने पे तीन इक्वेशंस मिल गई। अब फर्दर कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई। देखो एक अच्छा बच्चा वो होता है जब उसको एक चीज अगर प्रूफ करनी है तो जिस चीज के बराबर उसको प्रूफ करना होता है वो भी उसके जहन में होती है। अब देखो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है जो जिस टर्म के बराबर प्रूफ करना है उसके अंदर एल भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, यानी कि तमाम टर्म्स मिक्स हैं। तो हमने क्या इसके अंदर लॉजिक यूज करी, हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पहले सेपरेट करा और वहां से इक्वेशन ए को फॉर्म कर लिया, फिर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में सेपरेट करा और इक्वेशन नंबर बी आ गई। अब यहाँ से असल काम करते हैं, और वो असल काम क्या करेंगे कि सिंपल तरीके से हम लोगों ने ये जो इक्वेशन ए और बी फॉर्म करी है इनसे असल काम यूज करना है। कैसे कि भाई मैं अपनी अगर जिस चीज के बराबर मुझे क्वेश्चन को प्रूव करना है, मैं अगर उसको गौर से देखूं उसमें कहीं भी डी मौजूद नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर मुझे साफ दिख रहा है तमाम वैल्यूज मिक्स हुई हुई हैं। तो मैंने जो इक्वेशन ए और बी यूज बनाई है ना, मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाऊंगा। डिवाइड करवाने या बेसिकली ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल डेरिवेशंस की तरह के होते हैं कि भाई आप इनको जो है ना जब बार बार सॉल्व करते हो प्रैक्टिस करते हो तो आपके जहन में बैठ रहे होते हैं। नहीं तो अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तभी वो आपके जहन में बैठता जाएगा कि आपने पहले सेपरेट कर लिया, अब आप किस चीज पे जा रहे हो, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दोगे। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, बहुत सिंपल इज डेट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी, डिवाइड इक्वेशन नंबर ए एंड बी। अब देखो आपके पास इक्वेशन नंबर बी, मैंने इक्वेशन नंबर ए को भी एक दफा नीचे उतार लिया ताकि हमारे लिए चीजों को देखना आसान हो जाए। अब इक्वेशन नंबर बी भी आपके सामने मौजूद है, इक्वेशन नंबर ए भी आपके सामने मौजूद है, इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो डिवीजन कैसे करवाएंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, सही है ना भाई। तो सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा देना है। तो देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, डी इंटू एम माइनस का एन, इसको डिवाइड करवा देंगे इक्वेशन ए से इंटू एल माइनस का एम।
सही है ना भाई, डी इंटू एल माइनस का एम, और इक्वल टू के बाद क्या है, बी माइनस का सी इधर एज इट इज डिवाइडेड बाय ए माइनस का बी। हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दिया। अच्छा तो भाई अब आप लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को आपस के अंदर डिवाइड करवा दिया। इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को जब हम लोगों ने आपस के अंदर डिवाइड करवा दिए, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करवा दी, राइट हैंड साइड से डिवाइड करवा दी है। तो इस डी से क्या हो रहा है, देखिए डी कैंसिल आउट हो रहा है, तो बेसिकली हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारे पास टर्म बन गई एम माइनस का एन डिवाइडेड बाय एल माइनस का एम, इक्वल टू के देखिए बाद क्या मौजूद है, इक्वल टू के बाद मौजूद है बी माइनस का सी डिवाइडेड बाय ए माइनस का बी। अब देखिए ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या बन गया, ये बन गया ए माइनस का बी इंटू एम माइनस का एन, और यहाँ पे क्या मौजूद है, बी माइनस का सी इंटू एल माइनस का एम। अब आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरीके से, कि भाई आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मगर उससे पहले आप इस इक्वेशन को चाहे तो इक्वेशन नंबर सी कह सकते हैं, मगर फिलहाल अभी के लिए पहले इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कि भाई सिंपल तरीके से मुझे इन दो ब्रैकेट्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो बेटा कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं दो ब्रैकेट्स को, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ए एम बन गया, ये ए जाके जब एन से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव के एन से, तो नेगेटिव का ए एन बन गया, माइनस का बी जाके एम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बी एम, माइनस का बी माइनस के एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बी एन, इक्वल टू के इक्वल टू एज इट इज। यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो बी जाके एल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, बी एल के बराबर आ जाएगा, बी जाके नेगेटिव के एम से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का बी एम बन जाएगा, नेगेटिव का सी एल से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का सी एल बन जाएगा, नेगेटिव का सी नेगेटिव के एम से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का सी एम बन जाएगा। इस तरीके से आपने अपनी दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। इस टर्म को आप अपनी इक्वेशन नंबर सी कह सकते हैं, और यहां तक आपका तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो भाई देखो अभी तक हम लोगों ने कोई मुश्किल काम नहीं करा, मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा है, इक्वेशंस को फॉर्म करा है, इक्वेशंस को आपस में सेपरेट करके आपस में डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई। अब देखो आपको जो भी चीज प्रूव करनी है ना, वो इससे आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे, कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पार्ट ए के अंदर, अगर आप पार्ट ए को देखो, पार्ट ए आपसे क्या कह रहा है, आपको किस चीज के बराबर प्रूव करना है, ए बी और सी कॉमन लेके बाहर होना चाहिए। पार्ट ए क्या कह रहा है कि ए बी और सी, देखिए पार्ट ए को देखिए, अच्छा बच्चा वो होता है जो हमेशा जिस चीज को प्रूव करना होता है उसको जहन में रखे, कि भाई पार्ट ए के अंदर पार्ट नंबर 1 में देखिए क्या करना है, ए बी और सी बाहर हैं और बाकी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर हैं। इसका मतलब आप सबसे पहले नंबर के ऊपर, आप सबसे पहले नंबर के ऊपर तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए और एक जैसी टर्म्स को एक साथ रहने दीजिए। तो देखिए ए एम माइनस का ए एन को एक साथ रहने देता हूं, इधर क्या है माइनस का ये बी एम प्लस का बी एन एक साथ रहने देता हूं, ये प्लस का बी एल यहाँ पे आएगा तो माइनस का बी एल बन जाएगा, ये माइनस का बी एम यहाँ पर आएगा प्लस का बी एम बन जाएगा, ये माइनस का सी एल यहाँ पर आएगा प्लस का सी एल बन जाएगा, प्लस का सीएम यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा भैया, माइनस का सीएम बन जाएगा। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए इसमें से क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इसको भी देखना जरूरी है। अच्छा अगर मैं गौर से देखूं, अच्छा ये यहाँ पे नेगेटिव का बीएम था, आई एम सो सॉरी, नेगेटिव का बीएम था ना, नेगेटिव का बीएम ही रहेगा। अच्छा अगर आप गौर से देखें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये नेगेटिव का जो बीएम है ये प्लस के बीएम को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास बेसिकली जो टर्म्स बन गई हैं, इनमें से कोई चीज अगर कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लेते हैं। इन दो टर्म्स में देखिए क्या चीज कॉमन मुझे दिख रही है, ए की वैल्यू कॉमन दिख रही है, ए कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस का n बचेगा। क्या बचेगा मेरा बेटा, m माइनस का n, सही है ना। इधर देखिए ये यहाँ पे इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन दिख रही है, l कॉमन दिख रहा है, बट l कॉमन नहीं लेना, सही है ना। इन दो टर्म्स को देखो, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, प्लस का b कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस का l बचा। इन दो टर्म्स में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, प्लस का c कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, l माइनस का m, इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। अब जरा गौर से देखिए, क्या यही चीज आपको प्रूव नहीं करनी थी, क्या हमने प्रूव कर ली। सर कैसे करी सर, दोबारा जरा समझाएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे शागिर्दों, दोबारा पूरा रिपीट कर देता हूँ। देखो आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको टर्म्स गिवन है, आपने उन टर्म्स को एक्सपेंड करना है, उनके फॉर्मुलाज के ऊपर, फॉर्मुलाज आपको सारे समझाए हुए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी, इस लेक्चर के अंदर भी, कि आपने सिंपल जनरल टर्म फॉर्मुले पे फॉर्मुले को एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली पहली दूसरी इक्वेशन को, दूसरी तीसरी इक्वेशन को सेपरेट करा और फिर आपस में डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद आपने कुछ भी नहीं काम करा, इक्वेशन नंबर सी जो बनाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपने सिंपली
इनको आपस में एक्सपेंड करा है, इनको सिंप्लीफाई करना कहलाता है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई। अब आपने काम क्या करना है, देखो आपको जो चीज प्रूफ करनी है आपने वो जहन में रखनी है। आपको ये वाली इक्वेशन पहले तो प्रूफ करनी है ना, एक पार्ट ए वन है, तो 8 के पार्ट नंबर 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन 1 को प्रूफ करिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इसके अंदर आपको अगर गौर से देखो तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई ये ए बी और सी ब्रैकेट्स के बाहर है, तो भाई इनको ब्रैकेट्स के बाहर कैसे लेकर आएंगे, अगर मैं इनमें से कोई चीज कॉमन लूंगा तो ऐसी बात है ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। तो हम लोगों ने इन दो टर्म्स में से देखा कि भाई ए कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट से बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर m माइनस एन बन गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा था, कैंसिल आउट कर दिया। इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन थी, बी कॉमन था, बी ब्रैकेट के बाहर आ गया। इन दो टर्म्स के अंदर सी कॉमन था, सी ब्रैकेट के बाहर आ गया, और हमें फाइनली आंसर मिल गया अपने पहले पार्ट का। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन कहता है कि पार्ट नंबर 2 सॉल्व करके दिखाओ, अगर क्वेश्चन क्या कहते हैं पार्ट नंबर 2 सॉल्व करके दिखाओ, तो भाई यहाँ पे इक्वेशन नंबर सी तक सेम रहेगा सब कुछ, तो इक्वेशन नंबर सी से आगे अब काम करेंगे। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करके दिखाओ, पार्ट नंबर 2 में देखो क्या फाइंड करना है, एल इंटू बी माइनस का सी प्लस का m इंटू सी माइनस का ए प्लस का n इंटू ए माइनस का बी। इक्वेशन नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है 2 के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है, इस चीज को प्रूफ करना है, कोई मसले की बात नहीं है। अगेन तमाम की तमाम वैल्यूज को पहले एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए बेटा। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 2 को हमसे कहा जाता है कि आपने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है। अब अगर आप गौर से देखिए तो पार्ट नंबर 2 को किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें मतलब मुश्किल कोई बात नहीं है। आपने एक पूरे के पूरे क्वेश्चन को सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं करोगे। आप इक्वेशन नंबर सी से खाली देखना स्टार्ट करें। इक्वेशन नंबर सी से अब की बारी के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है, पार्ट नंबर 2 को प्रूफ करने के लिए। तो देखिए पार्ट नंबर 2 के अंदर अगर आप गौर से देखें तो एल है, फिर बी माइनस सी है, फिर एम है, सी माइनस का ए है, एन है, ए माइनस का बी। यानी कि ब्रैकेट के बाहर क्या क्या टर्म्स मौजूद हैं, एल एम और एन। अब देखो एल है फिर बी माइनस सी है, यानी कि एल वाली टर्म्स कहां पे मौजूद है, ये रही देखो। फिर क्या है, एम है तो यानी कि एम भी मौजूद है, फिर एन है, ए माइनस का भी। यानी कि अब की बारी में तमाम टर्म्स को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, अब की बारी में तमाम टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ताकि साइंस हमारे सेम रहे, ताकि हमारे साइंस क्या रहे, सेम रहे, ये जरूरी चीज है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। तो आप इसको पहले कर लो या बाद में कर लो, बात एक ही है। यानी कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो या बाद में कर लो, तो दोनों सूरतों में बात सही रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, तमाम की तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, सही है ना भाई, सिंपल इज डेट। पहले से इक्वल टू किस तरफ क्या मौजूद है, बी एल माइनस का बी एम माइनस का सी एल प्लस का सी एम। अब देखो ये वाली तमाम वैल्यूज उस तरफ भेजेंगे तो वहां पे जाके ए एम क्या बन जाएगा, नेगेटिव का ए एम हो जाएगा, नेगेटिव का ए एन क्या हो जाएगा, प्लस का ए एन हो जाएगा, माइनस का बी एम क्या हो जाएगा, प्लस का बी एम हो जाएगा, प्लस का बी एन क्या हो जाएगा, माइनस का बी एन हो जाएगा। तो हमने अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब आप सिंपल तरीके से यहाँ से कॉमन ले सकते हैं भाई। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक और चीज दिख रही है, और वो चीज क्या है कि माइनस के बीएम से भाई प्लस का बीएम क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। और दूसरे नंबर पे देखो जिस चीज के ऊपर प्रूफ करना है उसके अंदर एल को कॉमन लिया है, तो हम एल वाली टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। देखो एक ये बी एल है और एक ये सी एल है, ये एक साथ हो जाएंगी। फिर देखो एम है सी माइनस का ए, तो देखो एम वाली टर्म्स ये वाली आ गई, सही है ना भाई। इसी तरीके से देखो एन है ए माइनस बी, तो देखो एन वाली टर्म्स एक साथ पे आ गई। अब इनको यहाँ से कॉमन लेना है आपने, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, एल की वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो जीरो का जीरो एज इट इज, यहां से एल की वैल्यू को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी माइनस का सी। सही है, इन दोनों में से हम क्या कर देंगे, सिंपली एम को कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस के एम को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सी माइनस का ए। और इन दोनों में से हम एन को कॉमन ले सकते हैं प्लस के, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भैया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से बच रहा होगा ए माइनस का बी। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने प्रूफ कर लिया जिस चीज को हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से गौर से देखिए हम लोगों ने फाइनली क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया जो हमें प्रूफ करना था, और हमारे पास फाइनली एक पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन में सिंपल टेक्निक को आपने यूज करा, और जो भी पार्ट आपसे कहा जा रहा था सॉल्व करने के लिए आपने दोनों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। तो असल चीज क्वेश्चन इक्वेशन नंबर सी तक को फॉर्म करना था, और इक्वेशन नंबर सी हमने फॉर्म कैसे करी थी, सिंपली दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन टू और इक्वेशन 3 को आपस में डिवाइड करवा के इस तरीके से फाइनली हमारे पास हमारे आंसर्स आ गए जिनको हमने प्रूव करना। तो देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बेतहाशा है, तो खुदा रहा है इसको मार्क कर लीजिएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर में आने के चांसेस तकरीबन 99% है, सही है ना भाई। तो